फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम आज पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास का घटना चक्र पढ़ रहे हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित है। तो हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार में नोट्स पहले पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट्स को देखते हैं कि नोट्स में लिखा है, पहला ही पॉइंट है कि यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो जो यूनानी लेखक है हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है। तो अगर हम बात करें उनकी पुस्तक, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का हमें क्या देखने को मिलता है? विवरण देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है वो किसकी है? तो मुद्रा राक्षस जो रचना है वो विशाख दत्त ने की थी। तो मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य साहित्य मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुलहीन कहा गया है। तो अगर हम मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी और इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। व्याकरणाचार्य, अगर अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, अब हम अगली ओर चलते हैं कि व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्मानंद के मित्र थे। तो व्याकरणाचार्य जो पाणिनि थे वो नंद शासक महापद्मानंद के क्या थे? मित्र थे। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है। तो पाणिनि जो थे वो किसके मित्र थे? तो नंद शासक महापद्मानंद के मित्र थे और पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। वराह मिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री है। तो ध्यान रखना है हमें कि वराह मिहिर कौन से? गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके क्या हैं? प्रमुख ग्रंथ हैं। तो बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता जो है ये वराह मिहिर की क्या है? गुप्त युगीन वो गुप्त युग के थे और उन्होंने ये कृतियां लिखी हैं जो बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता है। इनकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। तो हम वराह मिहिर के बाद हम देखते हैं किन के बारे में? ब्रह्मगुप्त के बारे में। ब्रह्मगुप्त जो थे वो क्या थे? वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की क्या करी है? रचना की है। इसके बाद हम बात करते हैं किन के बारे में? तो हम आर्यभट्ट के बारे में बात करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में बताया कि सूर्य स्थिर है एवं पृथ्वी जो है वो क्या करती है? घूमती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण और इस सूर्य ग्रहण के कारण तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। किसने? आर्यभट्ट ने। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का क्या है? वर्णन है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में? पाली भाषा के बारे में। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी है। मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का क्या है? वर्णन है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? कालिदास के बारे में। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की। इनके द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का क्या था? तो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा? हमने कालिदास के बारे में देखा और कालिदास की हमने रचना मालविका अग्निमित्रम के बारे में देखा, जो 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है और जो अग्निमित्र था वो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का क्या था? पुत्र था। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ के राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8000 के लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी और इससे हमें कश्मीर के हिंदू राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो राजतरंगिणी लिखी थी कल्हड़ ने इन राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान जोन राज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने
कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। तो कश्मीर के शासक थे उस समय कौन? जैनुलाब्दीन थे। जैनुलाब्दीन द्वारा संरक्षित दो विद्वान जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे क्या किया? विस्तार किया। इसके बाद अब हम बात करते हैं अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष के बारे में अगर हम बात करें तो अश्वघोष जो थे वो कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वॉल्टेयर से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में कि अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के क्या थे? राजकवि थे। और अगर हम बात करें अश्वघोष की तुलना किससे की जाती है? मिल्टन, गेटे, कांट और वॉल्टेयर से की जाती है। उनकी रचनाओं में तीन प्रमुख है रचना है बुद्धचरित, सौद्रानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ये तीन पुस्तकें जो हैं वो किसकी हैं? अश्वघोष की हैं। मैं फिर से ये रिपीट कर रही कि बुद्धचरित, सौद्रानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये तीन पुस्तकें जो किसके द्वारा रचित है? अश्वघोष के द्वारा रचित है। इनमें प्रथम दो महाकाव्य और अंतिम नाटक ग्रंथ है। तो बुद्धचरित और सौद्रानंद जो है ये क्या है? महाकाव्य है। और सारीपुत्र प्रकरण जो है ये क्या है? नाटक ग्रंथ है। सौद्रानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का क्या है? वर्णन है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं हर्ष के बारे में। तो हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। तो हम बात करें संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का क्या माना जाता है? रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुरः की प्रणय कथा का वर्णन हुआ। तो प्रियदर्शिका जो है वो 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुरः की प्रणय कथा का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। रत्नावली में भी 4 अंक है तथा यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। तो रत्नावली में भी कितने अंक है? 4 अंक है। और यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक क्या करता है? वर्णन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नागानंदा बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। किसने? जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने ट्रावनकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम कौन कौन से हैं? तो हम महाकवि भास के नाटकों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से हैं? तो प्रतिज्ञा, यौगंग धरायण, स्वप्नवास वदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त। ये जो नाटक हैं, ये जो 13 नाटक हैं, ये किसके हैं? तो ये जो है ये महाकवि भास के हैं। कौन कौन से नाटक अगर हम देखें तो प्रतिज्ञायो गंधरायण, स्वप्नवास वदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त। इसके बाद हम बात करते हैं गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के बारे में। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो जो जयदेव थे ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। किसका? पंचतंत्र का। इसके मूल लेखक जो है वो कौन है? विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूड गर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयरे दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। तो ये जो आयरे दानिश ये पुस्तक कौन सी है? तो पंचतंत्र है। और ये जो अनुवाद किया गया था ये अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कांतंत्र व्याकरण नामक पुस्तक हिंदी एवं संस्कृत में लिखी थी। तो आचार्य सर्ववर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कांतंत्र व्याकरण लिखी थी। इसके बाद 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ
12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कौन है? सिद्धांत शिरोमणि। भागों लीलावती, बीज गणित, गृह गणित और गोलाध्याय में विभाजित है। तो अगर हम बात करें तो 4 भागों में लीलावती, बीज गणित, गृह गणित और गोलाध्याय में क्या है? विभाजित है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा की जो रचना है वो किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। इसमें हिंदू नियमों का क्या है? उल्लेख है। किसमें? मिताक्षरा में, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। अगली बात हम देखें तो मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक जो है वो कौन थे? मत विलास प्रहसन जो है वो संस्कृत नाटक है और लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दांडी ने 10 कुमार चरित एवं काव्यादर्श की रचना की। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित है, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृतियां प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की क्या की थी? रचना की। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना की आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। शून्य का आविष्कार, अगला पॉइंट हम देखें, अगला पैरा। तो शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं, जैसे सूरदास ने कौन कौन सी रचना की है? सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की पुस्तक का नाम अगर हम देखें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। राजशेखर की काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्यशाल भंजिका। तो ये किसकी पुस्तकें हैं? राजशेखर की क्या है? पुस्तकें हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रश्नों को देखें तो पहला प्रश्न है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंधों का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 में हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा। इसके बाद निरुक्त जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो निरुक्त जो है वो यास्क के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? यास्क के द्वारा। और वार्तिक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से हमने देखा, हम यहाँ एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लें तो अष्टाध्यायी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, निरुक्त यास्क के द्वारा और वार्तिक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कात्यायन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो अगर हम बात करें किसके बारे में, ये जो पुस्तकें हैं कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस और मेघदूत। तो निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से जो गुप्त काल में लिखी गई थी वो कौन सी है? तो चारों ही जो है वो कब लिखी गई थी? गुप्त काल में लिखी गई थी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूत तथा विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन है। अतः विकल्प डी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? दांडिन है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सूरदास ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। दांडिन ने 10 कुमार चरितम, तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास की पुस्तकों का क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम। भवभूति की पुस्तक का क्या नाम है? उत्तर रामचरितम। भवभूति की पुस्तक का क्या नाम है? उत्तर रामचरितम। कुमारदास की पुस्तक का नाम क्या है? जानकी हरिणम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
है 10 कुमार चरितम किसने लिखी है, तो 10 कुमार चरितम जो है वो किसने लिखी है, दांडी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है ये किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम, ये तीनों ही हैं जो किसके द्वारा लिखे गए हैं, कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। जानकी हरणम जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि कुमार दास ने जानकी हरणम की क्या करी थी, रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये तीनों ही पुस्तक जो है ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो उत्तर रामचरितम है ये महाकवि भवभूति के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए उत्तर रामचरितम जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, नाट्य शास्त्र से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें सुमेलित करना है, तो अगर हम देखें तो पाणिनि ने क्या लिखी थी, पाणिनि की किताब का नाम अष्टाध्यायी था। वात्सायन ने क्या लिखी थी, कामसूत्र लिखी थी। चाणक्य ने क्या लिखी थी, तो अर्थशास्त्र लिखी थी। और कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी। तो ए का 3 ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन जो क्या है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर हम यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन में तो व्याकरणाचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी, व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। कामसूत्र के लेखक वात्सायन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था, तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्न में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गढ़वाहु लिखी थी। गढ़वाहु जो है वो किसकी पुस्तक है, तो ये वाकपति द्वारा लिखी गई थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गढ़वाहु की रचना वाकपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है अगर हम देखें तो कौन कौन से कवि दिए गए हैं, भारवी, हर्ष, कालिदास और राजशेखर। तो अगर हम यहाँ पे पुस्तकों के बारे में देखें तो कालिदास की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है, तो मालविका अग्निमित्रम। राजशेखर की कौन सी है, तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी है। हर्ष की कौन सी है, तो हर्ष की नागानंदा है। और भारवी की कौन सी है, तो भारवी की है किराता अर्जुनियम। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस तरीके से मिलान किया है। तो ए का जो 2 ऑप्शन है वो क्या है, सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो सी और डी दोनों का ही क्या है, 2 है। तो इसके बाद बी के चलते हैं, तो बी पे जो हम देखेंगे ऑप्शन वो कौन सा है, 4 है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारवी के लेखक कौन है, किरातार्जुनियम। भारवी जो है, भारवी ने जो रचना की है उसकी रचना का नाम क्या है, किरातार्जुनियम। हर्ष की रचना का नाम नागानंदा है। कालिदास की रचना का नाम मालविका अग्निमित्रम। और राजशेखर ने जो लिखा है वो क्या है, कर्पूर मंजरी है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है, तो जो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो महाभारत से जो अपना कथा सूत्र लिया है वो कहाँ कहाँ से लिया है, तो पहला है नैषधीय चरित, दूसरा है किरातार्जुनियम और तीसरा जो है वो क्या है, शिशुपाल वध है।
तो ये तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कि शिशुपाल वध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारवी द्वारा रचित रचना किराता अर्जुनियम महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माध्य द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। तो जो शिशुपाल वध है ये किसके द्वारा? महाकवि माध्य द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है, जो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम बृहद त्रयी कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अगर हम बात करें किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम जो है ये बृहद त्रयी कहा जाता है इन्हें। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची 1 को हमें सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो हमें बताना है कि जो विशाख दत्त हैं, विशाख दत्त ने क्या लिखा था? तो मुद्रा राक्षस लिखा था। और जो मुद्रा राक्षस है वो क्या है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो क्या है? तो वो एक जो था वो क्या था? नाटक था। इसके बाद अगर हम बात करें वराह मिहिर कौन थे? तो वराह मिहिर जो थे एक क्या थे? खगोलीय विज्ञान से संबंधित थे। चरक कौन थे? तो चरक का संबंध किससे था? तो चरक का संबंध चिकित्सा से था। और ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित थे? तो ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से था। तो इस हिसाब से अगर हम सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विशाख दत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वराह मिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। चरक संहिता इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य की क्या करी है? रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो वो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो वराह मिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है वो किससे आधारित है? तो वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में से यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कालिदास की पुस्तक का नाम रघुवंश है, ठीक है। रचना का नाम भास ने स्वप्नवास वदत्तम लिखा है, बिल्कुल ठीक है। सुबंधु ने जो है कादंबरी लिखा है। तो हमें पता है कि कादंबरी जो है वो किसकी रचना है? बाणभट्ट की है, सुबंधु की नहीं है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। हर्ष की रचना का नाम रत्नावली है, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। शेष सभी तीनों विकल्प सुमेलित हैं। सुबंधु संस्कृत भाषा के एक कवि थे। ये वासवदत्ता के क्या है? रचयिता हैं। तो सुबंधु ने कौन सी रचना करी है? तो सुबंधु ने वासवदत्ता की क्या की है? रचना की है। और भास ने स्वप्न वासवदत्तम की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है ये कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो जो है वो पाली ग्रंथ है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मेनांडर के संवाद है। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मेनांडर के क्या दिए गए हैं? संवाद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जो है वो मीनांडर पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। किस पर प्रकाश डालता है? मीनांडर पर। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में थे। और वो भिक्षु कौन थे? तो नागार्जुन, नागभट्ट, इसके बाद नागसेन और क्या है ऑप्शन में? कुमारिल भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नागसेन। नागसेन जो है वो क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को हमें सूची 2 में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पहले दिया है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? दरबारी कवि थे। कालिदास, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय
द्वितीय के। हरिशेन किसके थे? तो हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के थे। हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। इसके बाद बाणभट्ट जो थे वो किसके थे? तो ये हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम देखें यहाँ पर तो ए का 4 दिया है, तो ए के 4 के दो ऑप्शंस आ रहे हैं, बी और सी। ये ए और डी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, तो बी और सी हमें आ रहा है। तो हम बी का देख लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा बी का 1। तो बी का 1 किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है, ना कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिशेन समुद्रगुप्त के। और बाणभट्ट जो थे वो किसके थे? हर्षवर्धन के थे। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। तो जो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़ के समय कौन शासक था? तो जो शासक था वो कौन था? जय सिंह था। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। तो कौन था कश्मीर का शासक? जय सिंह था। उसी से के शासनकाल के दौरान 1148-49 ईस्वी में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में करकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रथम 3 तरंग जो है, क्योंकि टोटल कितने तरंग है? 8 तरंग है। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है, और चौथे से छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का हमें इतिहास देखने को मिलता है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का हमको क्या देखने को मिलता है? इतिहास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़-कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हड़-कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? अभी जस्ट हमने पढ़ा है 8 तरंग है। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसको किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो किसने आगे बढ़ाया था? जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान जोनराज एवं उसके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया था। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अगला प्रश्न है, सौद्रानंद किसकी रचना है? तो जो सौद्रानंद है ये किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। तो अश्वघोष की रचना में हम 2 रचनाएं मुख्यतः पढ़ते हैं, एक बुद्ध चरित्र है और एक कौन सी है? सौद्रानंद है। तो सौद्रानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। और जो अश्वघोष थे वो किसके दरबारी कवि थे या किसके राजकवि थे? तो कुषाण शासक कनिष्क के ये क्या थे? राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं। कौन कौन सी? एक तो बुद्ध चरित्र है, दूसरा सौद्रानंद है और तीसरा जो है वो क्या है? सारीपुत्र प्रकरण है। अगला प्रश्न है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो कौन है लेखक? हर्षवर्धन है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। कौन कौन से? हमें ध्यान रखना है कि ये क्या हैं। ये संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथ हैं और इनके किसको माना जाता है रचयिता? तो हर्षवर्धन को। कौन कौन से? प्रियदर्शिका के लिए, रत्नावली के लिए और नागानंदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो हर्ष ने कौन कौन सी अगर हम बात करें प्रियदर्शिका और नागानंद और रत्नावली। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। तो ये 1, 2, 4 जो है ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 4, बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विश्वकोशीय ग्रंथ जो है वो क्या है? वो कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? तो विश्वकोशीय ग्रंथ जो है वो किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को कहा जाता है। बृहत संहिता किसने लिखी थी? तो ये वराहमिहिर ने लिखी थी। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो बृहत संहिता गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक क्या है? विश्वकोश है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये एक प्रसिद्ध क्या कहलाते थे? नाटककार कहलाते थे। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटक
नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखतः उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम भवभूति के बारे में बात कर रहे हैं। तो भवभूति की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरितम। तो ध्यान रखना है हमें कि भवभूति की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। हस्तिमल्ल होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के क्या हैं? कवि हैं। तो हस्तिमल्ल जो है ये होयसल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार और कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। जो हस्तिमल्ल हैं इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं? तो हस्तिमल्ल ने विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार विकल्प बी जो था वो क्या था? सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। बुद्धचरित वसुबंधु के द्वारा लिखा गया है, गलत है। अभी हमने पढ़ा है कि जो बुद्धचरित है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। तो ये सेकंड जो है ये क्या है? गलत है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ठीक है। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? 1, 3 और 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1, 3 और 4 जो है इसका क्या है? सही उत्तर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बुद्ध चरित की रचना वसुबंधु से नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल तथा सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वॉल्टेयर से की जाती है। शेष अन्य युग में सुमेलित है, अतः विकल्प बी जो है वो क्या होगा? सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है वो है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग किससे संबंधित है? बिल्कुल गलत है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं है, बल्कि कौन थे? पतंजलि थे। इसके बाद अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे, कौन थे? बाणभट्ट थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अगर तीनों अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें सबसे सही और सही क्या है? केवल 3 ऑप्शन है, जो कि क्या है? केवल तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल 3। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे, तीसरे खगोल विज्ञानी बराहमिहिर, चौथे जो कोशकार थे अमर सिंह, पांचवें वास्तुकार शंकु, छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपड़क, सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वररुचि, आठवें जादूगर बेताल भट्ट तथा 9वें रत्न घटकर पर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। तो हमने अभी देखा था, जब हम शुरू में ही देख रहे थे कि जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग से क्या थे? संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूची 1 को हमें सूची 2 में क्या करना है? सम्मिलित करना है, सुमेलित करना है। तो वराहमिहिर जो है, वराहमिहिर की पुस्तक का क्या नाम है? तो वराहमिहिर ने क्या लिखी है? तो वराहमिहिर ने लिखी है बृहत संहिता। इसके बाद विशाखादत्त की क्या है? तो विशाखादत्त की क्या है? विशाखादत्त की है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने क्या लिखी है? तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी है। और विल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो विक्रमांक देव चरित है। तो विल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? विक्रमांक देव चरित। तो ए का अगर हम बात करते हैं वराहमिहिर के बारे में तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम देखें ए का 3, तो ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का क्या ऑप्शन है? 5 है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है कि गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की सर्व प्रमुख रचना बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है तथा विक्रमांक देवचरित जो है वो किसकी पुस्तक है? बिल्हड़ की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? तो प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतुंग की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न
निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो जो परमार राजवंश के बारे में बताता है वो पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, ये उपर्युक्त क्या है, सभी जो हैं ये परमार राजवंश के इतिहास पर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख। ध्यान रखना है हमें कि सियक द्वितीय का कौन सा अभिलेख, इरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा और बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नवसाहसांक चरित में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो पहला दिया है, अगर हम यहाँ पे दिया गया है कर्पूर मंजरी जो है वो हर्ष के द्वारा लिखी गई है। तो हमने हमने पढ़ा है कि कर्पूर मंजरी जो है वो हर्ष के द्वारा नहीं, किसके द्वारा लिखी गई है, राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा और सौद्रानंद अश्वघोष के द्वारा। तो बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित है, लेकिन कर्पूर मंजरी में जो हर्ष लिखा है ये गलत है, क्योंकि कर्पूर मंजरी के लेखक जो है वो कौन है, राजशेखर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की भी बात करें तो कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई है। अन्य तीन युग में जो है वो क्या है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकुंतलम किसने लिखा है? तो शाकुंतलम किसने लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जाएं तो कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। पहला रघुवंश, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मेघदूतम, चौथा ऋतु संहारम, पांचवा मालविका अग्निमित्रम, छठा विक्रमोर्वशीय, सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंश और कुमार संभवम। रघुवंश और कुमार संभवम जो है ये क्या है, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं। और अंतिम 3 जो है वो क्या है, नाटक ग्रंथ है। तो ये जो है रघुवंश और कुमार संभवम ये महाकाव्य हैं। इसके बाद मेघदूत और ऋतु संहार क्या है, ये 2 खंड काव्य हैं। और अंतिम के जो 3 हैं मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों क्या है, नाटक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो पहली चीज है यहाँ पे दिख रहा है हमको मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। तो ये कालिदास की जो कृति है वो नहीं है। उसके बाद अगर हम ऋतु संहार, विक्रमोर्वशी देखें तो ये सब किसकी है, कालिदास की ही रचना है। तो अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मृच्छकटिकम कालिदास की नहीं बल्कि शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो नाटक का नायक कौन है मालविका अग्निमित्रम में? तो अग्निमित्र है, शुंग वंश का था। तो ये मालविका अग्निमित्रम में जो नायक है नाटक का वो कौन है, अग्निमित्र है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का? 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का क्या था, पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो किसमें है, मालविका अग्निमित्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्वप्नवास वदत्ता के जो लेखक है वो कौन है, भास है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। स्वप्नवास वदत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचनाएं। तो ध्यान रखना हमें स्वप्नवास वदत्ता के साथ चारुदत्त जो है ये क्या है, ये महाकवि भास की क्या है, प्रमुख रचनाएं। चारुदत्त और कौन सी, स्वप्नवास वदत्तम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया। और यहाँ अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी कवि के बारे में पढ़े ना, हमें ये देख लेना है कि वो कहाँ के दरबारी कवि थे।
तो वो क्वेश्चन एक तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो कौन है? जयदेव है। ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है लक्ष्मण सेन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को क्या किया करते थे? अलंकृत किया करते थे। किसके बारे में हम बात करें? जयदेव के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो गीत गोविंद का जो रचयिता था वो कौन था? जयदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में हमें सुमेलित करना है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? सॉरी, इसमें बोला गया है कि ये क्या है, कौन से विषय से संबंधित है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो अष्टांग संग्रह का जो संबंध है वो आयुर्विज्ञान से है। इसके बाद 10 रूपक का संबंध नाट्य कला से है। लीलावती का संबंध, तो लीलावती का संबंध जो है वो गणित से है। और महाभाष्य का संबंध जो है वो किससे है? व्याकरण से है। तो इस तरीके से हमने मिलाया और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो बी ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का 4 और डायरेक्टली हमको पता चल जा रहा है कि ए का 4 जो है वो केवल बी ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक नाट्य कला से, लीलावती गणित से और महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये किस में कहा गया है? गीता में कहा गया। और बहुत अच्छी लाइन है जो हमेशा हमें मोटिवेट करती है कि हमारा अधिकार किस पर होना चाहिए? सिर्फ कर्म पर होना चाहिए, फल की प्राप्ति पर नहीं, जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और अपने काम को और ज़्यादा प्रभाव दे पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो कहा गया है ये किस में कहा गया है? गीता में कहा गया है। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण में, महाभारत में, या गीता में, या राजतरंगिणी में? तो कहाँ पे कहा गया है? तो ये जो कथन हमने अभी पढ़ा कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत ग्रंथ में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो कौन सा है? तो वो जो है वो पंचतंत्र है। हमें ध्यान रखना है, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पंचतंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये किस में रचित है? संस्कृत भाषा में, और इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक जो हैं वो कौन है? तो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूड गर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। ये भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश शीर्षक के तहत कराया गया था। तो ध्यान रखना है हमें कि मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है वो आयर ए दानिश अबुल फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र मूल रूप में लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को हमें सूची 2 में मिलाना है। लेखक और ग्रंथ दिया गया है, तो हम सबसे पहले जो हमें आता है वो इजीली कर लेते हैं। शूद्रक जो है वो शूद्रक की रचना का नाम मृच्छकटिका में। कल्लड़ ने क्या लिखी है? तो कल्लड़ ने जो लिखी है वो क्या लिखी है? राजतरंगिणी। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी है। और सर्ववर्मा ने क्या लिखी है? तो सर्ववर्मा ने कात्रंक लिखी है। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन देखेंगे तो ए के 4 में हमको 2 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, बी में भी और डी में भी। तो बी ऑप्शन देखें तो बी का 3, तो हम किस में जा रहे हैं? बी ऑप्शन में हम जा रहे हैं, जो कि हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है।
और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हम देख सकते हैं सर्ववर्मा जो हैं वो उनके ग्रंथ का नाम कात्रंक है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की और कल्हड़ ने राजतरंगिणी की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो क्या है, सही है। पहला ऑप्शन है, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। तो मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग जो थी वो निम्न जाति की सिविल विधि थी। दूसरा है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। तो अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मिताक्षरा से संबंधित बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। पुत्र जो है वो अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बी ऑप्शन जो है उसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह तो ध्यान रखना है हमें, सबसे पहली चीज तो यही कि मिताक्षरा के लेखक जो है वो विज्ञानेश्वर है और ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक क्या की गई है, टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दायभाग की रचना जो है वो किसने की है, तो दायभाग की रचना जो है वो जीमूत वाहन ने की है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विधि है। तो हिंदू धर्म से संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित क्या है, विधि है। अतः कथन एक असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। इस प्रकार कथन 2 जो है वो क्या है, सही है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। और ये इसी वजह से क्या है, कथन 3 भी गलत है। तो हमें ध्यान रखना है कि मिताक्षरा में क्या होता है कि जब तक पिता के जीवन काल में ही जो है वो संपत्ति पर अधिकार, जो पुत्र है वो संपत्ति पर अधिकार जो है वो क्या कर सकता है, अधिकार का दावा कर सकता है। दायभाग व्यवस्था में क्या होता है कि पिता की मृत्यु के उपरांत ही जो पुत्र है वो संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकता है। और मिताक्षरा व्यवस्था में क्या होता है, पुरुष और महिला जो सदस्य है संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी मिताक्षरा व्यवस्था में, मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए, जबकि दायभाग व्यवस्था में केवल और केवल किसके लिए होता था, तो केवल पुरुष सदस्यों के लिए संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। तो इस तरीके से जो कथन 3 था वो भी क्या था, गलत था वहां पे। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो बीज गणित के लिए कौन जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं कौन, भास्कर। भास्कर जो है वो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। यहाँ अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यद्यपि भारत में बीजगणित का ज्ञान काफ़ी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीजगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भाग लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। तो हमें ध्यान रखना है कि बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान जो है वो भास्कराचार्य के द्वारा दिया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी है, तो सिद्धांत शिरोमणि, ध्यान रखना है किसने, भास्कराचार्य ने 4 भागों में जो इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखी है ना, ये 4 भाग लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में क्या है, विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो गणित की पुस्तक जो लीलावती के लेखक हैं वो कौन है, तो ये जो लेखक हैं वो कौन है, भास्कराचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट जो थे ये भारतीय गणितज्ञ और क्या थे,
खगोल शास्त्री थे। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो दशमलव स्थानिक मान की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो मत्त विलास प्रहसन का लेखक जो है वो कौन है? महेंद्र वर्मन है। अपने आप में थोड़ा यूनिक नेम है तो हमें याद होना चाहिए कि मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। तो अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। ये एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मत्त विलास प्रहसन। लेखक कौन है? तो लेखक जो थे वो महेंद्र वर्मन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देखें तो मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित है, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के जो महान विधि निर्माता थे वो कौन थे? मनु थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किया था। तो शून्य का आविष्कार किसने किया? अभी तक नहीं पता चला, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज की रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने, सुमेरियों ने? तो किसने खोज की थी? किसी अज्ञात भारतीय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुइली ने लिखी थी। बिल्कुल ठीक है, लाइफ ऑफ ह्वेनसांग जो है वो किसने लिखी थी? हुइली ने लिखी थी। द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक यहाँ पे क्या दिया गया है? टॉलमी। गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? प्लिनी थे। कौन थे? प्लिनी थे। टॉलमी ने ज्योग्राफी का बुक लिखी थी। तो हमें ध्यान रखना है कि द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी? प्लिनी ने, ना कि टॉलमी में। तो ये बी ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। हिस्टोरियल फिलिपिकल जो है ये किसने लिखी थी? तो हिस्टोरियल फिलिपिकल जो है ये पॉम्पेई स्ट्रॉगस ने लिखी थी। पॉम्पेई स्ट्रॉगस ने लिखी थी। द हिस्ट्रीज किसने लिखी थी? तो द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखी थी। हमें पता है हेरोडोटस कौन थे? तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये भारतीय इतिहास के क्या कहे जाते हैं? भारतीय इतिहास के जनक कहे जाते हैं। कौन? हेरोडोटस। इसके बाद हम बात करें अगर, तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी द एल्डर थे, अतः विकल्प बी में दिया गया जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो निम्न में से जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो क्या है? वीणा है। जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो वीणा को। दिए गए वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा को माना जाता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिए गए विकल्प में सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद एवं तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद और तबला जो है ये क्या है? तो सितार, सरोद और जो तबला है ये मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये सेशन भी अपना कंप्लीट किया। ये जो टॉपिक था हमारा प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित, उससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा और क्वेश्चंस भी देखे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।